हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग नंबर 20। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक समूह की नाम पद्धति व संरचना। जो भी हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है उसकी नाम पद्धति कैसे होती है व उसकी संरचना कैसे की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसे शुरू करते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक COOH, देखिए जो हमारा COOH है, इसी के साथ मैं R जोड़ देता हूँ तो यह मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो इसी को यहीं पे दिया गया है कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक COOH प्रकारात्मक समूह उपस्थित होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोनिल समूह एक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जुड़ा हुआ होता है, अतः इसका नाम कार्बोक्सिलिक समूह है। देखिए इसमें दिया गया कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोनिल समूह एक हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो कार्बोनिल समूह क्या था? कार्बोनिल समूह था हमारा कुछ इस तरीके से। ठीक है, यह हमारा कार्बोनिल समूह, इसमें हमें क्या करना है, एक आवृत्ति के साथ यहाँ पे हाइड्रोक्सिल जोड़ देना है। ठीक है, इसे हम हाइड्रोक्सी माइटी भी कहते हैं। तो हाइड्रोक्साइड मैंने जोड़ दिया और यहाँ पर मैं कोई भी कुछ भी जोड़ सकता हूँ। तो यह मेरा, देखिए जो हमारा मेरा यहाँ पे बना है वह ज्यों की त्यों इस जैसा है। तो इसी को हम हाइड्रोक्सी, नहीं सॉरी, कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। ठीक है, और जो भी हमने आज जोड़ दिया है यह कोई भी कार्बन श्रृंखला होगी। और जब भी यार मैं यह समूह जो कि COOH है इसको जोड़ दूंगा तो यह मेरी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक समूह के संयुक्त एल्किल या एरिल समूह के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल एलिफेटिक जो कि RCOOH है अथवा एरोमेटिक जिसे हम ARCOOH कहते हैं होते हैं। प्रकृति में कार्बोक्सिलिक अम्ल अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। कुछ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों में उच्च सदस्य C12 C18 जिनमें वसा अम्ल कहते हैं। देखिए इसमें बता क्या गया है, देखिए यहाँ पर देखिए यह हमारा COOH ही है। ठीक है, इसके साथ उन्होंने एक कार्बन और जोड़ दिया है और यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका नाम पत्ती कैसे करेंगे आपको देखना है। सिर्फ दो कार्बन है, एक दो, और यार ये पहले ही कार्बन पे हमारा समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारा इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नाम हमारा इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ओके, ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए COOH समूह जुड़ा हुआ है और जो कि वहाँ R की जगह थी वहां पर हमने एक बेंजीन की रिंग जोड़ दी है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड। यहाँ पर था इथेनोइक एसिड, इसमें था बेंजोइक एसिड। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि हमें पहले कार्बन की संख्या गिननी है और जितने भी कार्बन वहाँ पे इथ, और मान लो पहला कार्बन है, पहले कार्बन को हम लिखते नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा इथेन, तो उसके बाद ओइक एसिड, ओइक, फिर आ जाएगी हमारी एसिड। इस तरह हमारी बेंजीन, बेंजीन लिखा हमने, ई को हटा कर लिख दिया हमने ओइक, बेंजीनोइक, और फिर आ जाएगा हमारा एसिड। इसको हम बेंजोनोइक अम्ल भी कहते हैं, बेंजोनोइक अम्ल कहते हैं हिंदी में, अब बेंजोनोइक एसिड कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। ठीक है, चलिए अब से आगे देखते हैं। तो इसके बाद हमें नाम पद्धति भी पढ़नी है। तो प्रकृति में कार्बोक्सिलिक अम्ल अत्यधिक संख्या में पाए जाते हैं। यह हमने देख लिया है कि प्रकृति में जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है बहुत बहुत ही अधिक संख्या में पाए जाते हैं, मैंने पहले बता दिया है। कुछ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों में उच्च सादस, जैसे मैंने बताया C12 C18 जिन्हें बसाम लगाते हैं। तो कुछ में होता क्या है, यह था हमारा समूह। ठीक है, और यहाँ पर R जुड़ा हुआ था। तो यह मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है कोई। इसमें क्या करना है, इसमें हमें R की जगह लगा देना है C12 से C18, मतलब कि उसमें हमें 12 कार्बन जितनी लंबी श्रृंखला लगानी है या फिर 118 कार्बन जितनी लंबी श्रृंखला लगानी है। मतलब इन दोनों के बीच 12 से लेकर 18 कार्बन के बीच जितनी लंबी श्रृंखला लगानी है
तो यह मेरा बन जाएगा बसा अम्ल। बसा अम्ल में हमारे बहुत सारे कार्बन की श्रृंखला जुड़ी होती है और आखिर अंतिम कार्बन पे जुड़ा होता है हमारा COOH। ठीक है। तो प्राकृतिक वसाओं में ग्लिसरॉल के ईस्टर के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरॉल के ईस्टर के रूप में पाए जाते हैं। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल अन्य महत्वपूर्ण यौगिक जैसे एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड और एमिडाइड के संश्लेषण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो जब भी हम एनहाइड्राइड बनाते हैं या फिर ईस्टर बनाते हैं या फिर एसिड क्लोराइड बनाते हैं और एमाइड बनाते हैं कोई भी, तो उसके उन सभी के संश्लेषण संश्लेषण मतलब उनके बनाने की प्रक्रिया में ऐसे हम प्रारंभिक पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब कि जब भी इनकी प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे तो वहां पे हमें इसकी प्रारंभिक पदार्थ के रूप में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कार्बनिक समूह की नंबर पद्धति। तो आज हमारी नंबर पद्धति तो हो जाएगी, लेकिन हम श्रृंखला संरचना जो हमें है वो हम अगले भाग में करने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकृति से प्रारंभिक दौर में विलगित किए एवं यौगिकों में से हैं। अतः इनमें से बहुत से सामान्य नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, विलगित की गई यौगिकों में तो इनमें विलगित किए गए यौगिक हैं। ठीक है, अतः इनके बहुत सारे सामान्य नामों से जाने जाते हैं। इनके बहुत सारे सामान्य नाम भी होते हैं तथा इनके IUPAC नेम जो मैंने बताया था वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सामान्य नाम प्राकृतिक स्रोतों से लैटिन अथवा ग्रीक नामों से व्युत्पन्न होते हैं। तो जो हमारे लैटिन होते हैं या फिर ग्रीक नाम होते हैं, इनकी वजह से इनके सामान्य नाम रखे गए हैं। और अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में अनुलन लगा इक एसिड लगाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम पहले जब भी जो भी हमारा रख रहे थे, मान लो यहाँ पर मैं मानू फॉर्मिक एसिड, तो आप IC यहाँ पर और एसिड यहाँ पर आ जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड में यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है। इसके लास्ट में हम IC जिसे एक कहते हैं और एसिड लगा के हम इसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, यह अम्ल HCOOH सर्वप्रथम लाल चींटियों से, जिसे हम लैटिन फार्मिका या फिर अर्ध चींटियां कहते थे, तो यहाँ पे फार्मिक की वजह से इसका नाम हमने फॉर्मिक एसिड रख दिया है। ठीक है, वैसे देखिए इसका वैसे हम नाम लिखें तो फॉर्मिक एसिड क्या था हमारा, COOH, और जो भी R समूह था वहां पे हमने केवल एक ही H जोड़ने वाले हैं। इसका नाम इन लोगों ने क्या रखा है, इसका सामान्य नाम इन लोगों ने रखा है HCOOH का फॉर्मिक एसिड। लेकिन देखिए इसकी अगर हम IUPAC की मदद से नाम निकालें तो इसका क्या होगा, तो इसका नाम होगा, एक ही कार्बन है तो मैथ तो आने वाला है, मैथाइल आ जाएगा। अब यहाँ पे अंतिम शब्द हटा के हमें क्या लगाना, IC और एसिड, तो यह हो जाएगा मेथनोइक एसिड। ठीक है, तो मेथनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम, एसिडिक अम्ल। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। तो देखिए इसका जो फार्मिका का था इसकी वजह से इसका नामकरण हो गया है। तो एसिटिक अम्ल, जैसे देखिए मैंने बता दिया इसका नाम होगा हमारा, इसका वैसे नाम तो होगा मेथनोइक एसिड। ऐसे देखिए एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड क्या होगा, इसमें CH3COOH जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड। अम्ल सिरके लैटिन एसिटम के अर्थ सिलिका से बनाया जाता है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूट का मतलब पहले आप समझिए, एक दो तीन चार, चार कार्बन आ गए और उसमें क्या करना है, एक अम्ल, मतलब कि यहाँ पर COOH का समूह अंतिम में जुड़ा ही हुआ है। तो बस आपको चार कार्बन बनाने हैं, एक दो तीन चार का, चार कार्बन बनाए और अंतिम में COOH को जोड़ दिया। ठीक है, तो यह बन गया। तो विक्रांत गंधी मक्खन से लैटिन ब्यूटेरियम का अर्थ मक्खन प्राप्त किया गया है। तो ठीक है, इसका भी हमने देख लिया कि लैटिन शब्द जो हमारा ब्यूटेरियम था, इसकी वजह से इसका नाम यह निकला है। ठीक है, अब इनकी IUPAC पद्धति भी हम देखते हैं। तो IUPAC पद्धति के एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण करने के लिए संगत एल्केन के अंग्रेजी में लिखे गए नाम के अंत में ई के स्थान पर ओइक अनुलग्न लगाया जाता है।
कार्बन श्रृंखला के अंकन करते समय कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन परमाणु का प्रथम संख्या संख्या एक प्रदान की जाती है। देखिए, इसको मैं पहले ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए 1 2 3 कार्बन मैंने लिखे। अब मान लो इसी कार्बन में मैंने यहाँ पर OH दूसरी कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया। अब इसको क्या करना है, इसमें सबसे पहले देखिए, कार्बन श्रृंखला का अंकन करते समय कार्बोक्सिलिक समूह को कार्बन परमाणु की प्रथम संख्या, तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह था उसको हमें कार्बन परमाणु की प्रथम संख्या को देना है। तो यहाँ पर प्रथम संख्या आ जाएगी, यहाँ पे द्वितीय आ जाएगी, यहाँ पे तृतीय संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो प्रथम संख्या पे आ गया COOH। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है कि कितने कार्बन है। कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन। प्रोपेन हो गया। इसमें क्या करना है, हमें ई को यहाँ पर हटा देना है। ई को मैंने यहाँ पर हटा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ई को हमने हटा दिया। और अंतिम में हमें लगाना क्या है, अंतिम में लगाना है OH एसिड। तो एन को हटा हमने, OIC लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया हमने ACID। तो यह बन जाएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। और क्योंकि यह पहले कार्बन पे हमारा समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम एक नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सीधा सीधा नाम हम रख देंगे प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब एसिडिक जगह पे आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप इसको अम्ल लिख सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं जो हमें उधार दिया गया है उसके नाम पर देते हैं हम कैसे करेंगे। तो देखिए, हम इस साइड से गिनती कर सकते हैं, इस साइड से गिनती कर सकते हैं, तो हम इस साइड से गिनती करने वाले हैं। तो यह हो जाएगा 1 2 3, और यह हो जाएगा 4। ठीक है, अब पहला कार्बन है और गिनती के हमारे हैं 4 कार्बन, तो इसको हम ब्यूट, ब्यूट तो सीधा सीधा पूरा ब्यूटेन ही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ई को हटा देना है। ई को हटाना है। आपको एग्जाम जब भी आप परीक्षा दे रहे हैं, आपको मतलब वहां पे काटना वाटना नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि मुझे पहले से ही ई नहीं लिखना है, तो मुझे सीधा 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 OH ही लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, अब मुझे यहाँ पर एन के बाद OIC लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा एसिड, यहाँ पे हिंदी में लिख दूंगा यहाँ पर अम्ल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, तो इनकी नाम श्रृंखला कैसे हो जाती है, कैसे इनका IUPAC नाम रखा है, और कैसे हम लैटिन शब्दों की मदद से इसका साधारण नाम रखते हैं, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, हम देखते हैं कि जब भी हमें एक से एक या एक से ज्यादा अधिक कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह लगे हुए होते हैं, तो इनको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों के नाम लिखने के लिए कार्बोक्सिलिक समूह हटाकर बची संगत एल्केन की कार्बन श्रृंखला के कार्बन का अंकन करते हैं। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति सहित उनकी संख्या गुणात्मक रूप तक डाइक्रो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल इत्यादि को मूल एल्केन श्रृंखला के नाम पर आगे जोड़ दिया जाता है। देखिए, इसको कैसे कर रहे हैं ये लोग, कुछ इस तरीके से समझिए। मान लो यहाँ पर मुझे 4 5 कार्बन की संख्या दी गई है। यहाँ पर भी एक COOH लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक साइड बना देता हूँ, COO और H लगा हुआ है। अब करना क्या है, हमें करना है कि सबसे पहले तो कार्बन को मैं सबसे कम संख्या देनी है, तो मैं इस साइड से गिनती चालू कर सकता हूँ या फिर इस साइड से गिनती चालू कर सकता हूँ, लेकिन मुझे COOH समूह को सबसे कम संख्या देनी है। देखिए, इसमें दी गई है, बची संगत एल्केन की कार्बन श्रृंखला को कार्बन से अंकन करते हैं। तो पहले हमें यही करना है, तो पहले हम करेंगे इस साइड से, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और इसको 5। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक समूहों की स्थिति शायद उनकी संख्या गुणात्मक गुणात्मक पूर्व लगन डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल इत्यादि को मूल एल्कित श्रृंखला के नाम से आगे जोड़ दिया जाता है। देखिए, पहले हम इसका नाम कैसे रखते थे, मान लो इसमें 5 कार्बन है। ठीक है, इसमें 5 कार्बन है, तो मैं ऐसे लिखूंगा पेंटेन, और यहाँ पर
OH एसिड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, होता यह है, ओ सॉरी कट गया, अरे यार वो दोबारा बनेगा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे जो हमें उदाहरण दिया गया है हम उसकी मदद से इसे समझेंगे। तो यहाँ पे होता क्या था, देखिए दो कार्बन, दो समूह यहाँ पे हमें जुड़े गए होते थे, तो हम यहाँ पे 1,2 इसके साथ डाई जरूर लिखते थे, ताकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हमें डाई जरूर मिल जाए। इसको जो भी हमें उदाहरण दिया गया था, चलिए उसे दोबारा बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी हो पाए। यहाँ पे जुड़ा हुआ था COOH, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ था COOH। इसकी संख्या हमने कर ली थी 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 संख्या यहाँ पे कर ली थी, तो यहाँ पर होगा क्या, 2 पर भी जुड़ा हुआ है और 3 पर भी जुड़ा हुआ है, तो इसका हम 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखने वाले हैं। रेदर देन हम उसका नाम सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखते थे, इसका नाम हम लिखेंगे 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर हमें 2,3 लिखना है। अब देखिए मान लो इसमें 2,3,4 होता तो हम पे लिखते ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका ट्राई आ जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, एक कार्बन है तो कोई बात नहीं, दो कार्बन है तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और 3 कार्बन है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो उस उदाहरण से हमने समझ लिया कि हमें इसे लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो इत्यादि का मूल एल्केन श्रृंखला के नाम पर आगे जोड़ दिया जाता है। COOH समूह की स्थिति गुणात्मक पूर्व लगन से पहले अरेबिक संख्या में लिखकर दर्शाई जाती है। ठीक है, 1,3 यह कैसे होता है मैंने बता दिया, अरेबिक संख्या में कैसे लिखा जाता है। कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के समान एवं IUPAC नाम 8,3 में दर्शाए गए हैं। 8,3 जो सारणी है वह हम आगे जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नामकरण कैसे हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समूह को एक संख्या दे देनी है। ठीक है, इसको मैं एक संख्या दे सकता हूँ, इसको या फिर नीचे वाले को कोई भी समूह को आप एक संख्या दे सकते हो। अब क्या करना है हमें, या तो मैं इस साइड से 2 3 और इसको 4, इसको 5 और इसको 6 मानूं। ठीक है, आप हमें इसका उल्टा कर दूं तो वह क्या होगा, वह 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इस तरीके से हमें दूसरा जो कार्बन का समूह है, COH का समूह है, उसके पास भी हमें सबसे कम संख्या मिल रही थी, जो कि जब हम पिछले बार कर रहे थे तो यहाँ पे 6 संख्या आ रही थी। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो भी हमारी बेंजीन है उसको लिखिए, बेंजीन हो जाएगा। फिर 1,2 पे हमें कार्बोक्सिलिक समूह लगे हुए हैं तो 1,2, उसके बाद 2 कार्बोक्सिलिक समूह है तो डाई, उसके बाद है हमारा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक आ जाएगा। उसके बाद अम्ल हमारा आ जाएगा, अम्ल को हम एसिड भी कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया है कि इसके नामकरण कैसे होती है। तो आगे भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर कार्बोक्सिलिक समूह की नाम पद्धति व संरचना, तो आज हम नाम पद्धति को खत्म कर चुके हैं, तो आगे इसकी बस संरचना बची हुई है जो कि हम आने वाले पाठ में देखेंगे। ठीक है, और हाँ आगे भी हम यह इसी को पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना, तो आज हम इसकी नाम पद्धति को पढ़ चुके हैं और आगे इसकी संरचना को पढ़ने वाले हैं। देखिए वह हमारे 8.6.2 में दिया गया है। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।